हमारे प्रदेश में बाजरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। जिन किसान भाइयों ने बाजरे की फसल लगा रखी है वो बुआई के अनुसार कहीं क्षेत्रों में दाना भरने की अवस्था पर है तो कहीं कटाई की अवस्था पर। तो किसान बाजरे की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज लेने के लिए किन किन कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया जिला जैसलमेर सांकला के कृषि पर्यवेक्षक महेश कुमार राव से। तो इन्होंने किसानों को क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं इन्हीं से। जिन किसानों के मानसून देरी से आने पर बुआई की हुई है बाजरे की, अभी तो मेन दाना भरते समय जो मेन अपने चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि दाना भरते समय यदि बरसात नहीं आई हुई हो तो सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि सिंचाई उस समय नहीं होगी तो उत्पादन पौधे का पूरी तरह प्रभावित होगा। इसके अलावा जिन किसानों ने मानसून आते ही या फिर सिंचाई करके बाजरे की बुआई कर दी थी, उनकी फसल पककर तैयार हो गई है। वे किसान मौसम खुलने पर बाजरे की कटाई करें। जैसे ही फसल पककर अपनी पूरी तैयार हो जाए तो फसल को सही समय पर उसकी कटाई करें, या तो खड़ी फसल में सिट्टे उसके कटवा दें और एक स्टॉक करवा दें मतलब खेत के अंदर, और जैसे ही वो सूख जाए तो थ्रेशिंग करवा के दाने को अपन रखें बीज को, तो वो काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा और अगले साल भी वो बीज के रूप में भी उसको काम में लिया जा सकता है। साथ ही साथ में उसको खाने के रूप में भी अपन काम में राजस्थान के अंदर उसको लेते हैं। इसके अलावा बाजरा चारे के लिए भी और दाने के लिए दोनों उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है। इसलिए जिन किसानों का दोहरा उद्देश्य है, चारा भी उनको लेना है, तो वो बाजरे की कटाई करें और कटाई करने के बाद में 8 से 10 दिन उसको सूखने दें। सूखने के बाद में मिनिमम स्टैंडर्ड की जब नमी रहे उसके अंदर तो उस समय उसको कटाई करवा के और स्टॉक करें, तो वो लगभग अगले साल तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता। बाजरे की कटाई करते समय ध्यान रखें कि बाजरे की फसल को तेज धारदार हंसिए या गड़ासी से जमीन के पास से काटें, ताकि बाजरे की कड़बी को पशुओं के लिए चारे के रूप में काम में लाया जा सके। बाजरे की कटाई के बाद सिट्टों की तुड़ाई करें। किसान भाइयों, अभी भी बारिश का दौर चल रहा है और जो किसान बाजरे की कटाई कर रहे हैं वे मौसम खुलने पर ही बाजरे की कटाई करें, वरना बाजरे की काटी गई फसल बारिश के कारण खराब हो जाएगी और आपको भारी नुकसान हो सकता है। दाने के रूप में यदि बाजरे का दाना अपने को स्टॉक करना है, स्टॉक के लिए रखना है, तो कटाई करते समय सिटों की कटाई कर लें। खेत के अंदर एक निश्चित जगह पर उनको मतलब रखें अपने 2 दिन में 3 दिन में, बाद में फिर उनको पलटें, धूप लगाएं उनको। जैसे ही वो सूख जाएं तो सूखने के बाद में उसकी थ्रेशिंग करवा लें। बाजरे की कटाई के बाद कड़बी को सूखने दें और सूखने के बाद कड़बी के पूले बांधकर एक जगह पर इकट्ठा करें, ताकि बाजरे की कड़बी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। बाजरे के सिट्टों को तोड़कर खलिहान में 7 से 8 दिन तक सुखाएं और बाजरे के सिट्टों को सुखाने के बाद थ्रेसिंग करवाएं। थ्रेसिंग करने के बाद में 8 से 10% जब नमी हो तो उस समय उनको नमी 10% के आसपास उसमें आ जाए। बड़ी अच्छी बोरियां लें, अगर ज़्यादा बोरियां पुरानी है तो उसको मेलाथियान से उपचारित करें, और जहां अपने को उनको स्टोर करना है ज़मीन से आधा फुट एक बेस बना के उसका स्टोर करें, ताकि वो लंबे समय तक टिकाऊ रहे, ख़राब नहीं हो। इस तरीके से अपन स्टॉक भी करके उसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं। स्टॉक करने के अलावा यदि कोई किसान भाई उसको तो मंडी में बेचना चाहें, मंडी में अधिक मूल्य लेने के लिए उसकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग के अंदर उसको अच्छी तरह साफ सफाई करके और अदर चीज़ों के जो बीज वगैरह हैं उनको निकाल के बढ़िया ग्रेडिंग करके छान मान के ढंग से अगर अपन उसको अच्छी तरीके से मंडी में लेकर जाएंगे तो औरों के बजाय अपने को भाव 100 रुपये 200 रुपये क्विंटल का ज़्यादा मिलेगा। देशी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी और थोड़ी सी मेहनत कर आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इस व्यवसाय से अच्छा लाभ तभी मिलेगा जब आप इन मुर्गियों की उन्नत नस्लों का पालन करेंगे। इसलिए आज हम आपके लिए देशी मुर्गियों की उन्नत नस्लों की पहचान और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लाए हैं, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा। हमारे ग्रामीण पशुपालक जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनको मेरा यह सुझाव होगा कि मुर्गी पालन आप घर में देहाती तरीके से जिस प्रकार से करते हैं उसको भी कर सकते हैं, उससे आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे। उसमें यह देखना है कि आपका किस तरह का प्रजाति या प्रभेद या ब्रीड को आप सेलेक्ट करते हैं। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। तो हमारे
सरकारी संस्थानों द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे नस्ल का विकास किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण देहाती मुर्गी पालन के तौर तरीके को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित हो सकते हैं। तो उसमें सर्वप्रथम मेरा नाम जाएगा बनराजा, जो कि देहाती मुर्गी पालन के लिए, मांस उत्पादन के लिए विकसित किया गया एक प्रजाति है। दूसरा ग्रामप्रिया, यह अंडा उत्पादन के लिए एक उन्नत देहाती नस्ल है। अगर हम लोग बनराजा की बात करें तो इसमें बढ़वार क्षमता काफ़ी अधिक है। इसमें देहाती मुर्गियों की तरह रोग प्रतिरोधी क्षमता काफ़ी बढ़िया है। हमारे बनराजा का जो वजन भार ग्रहण करने की क्षमता है वह 12 सप्ताह यानी 3 महीने की उम्र में 1.5 किलो शरीर भार ग्रहण कर लेता है और वह मार्केट में बेचने योग्य हो जाते हैं। अगर कोई किसान बनराज मुर्गियों को अंडा के लिए भी रखेंगे तो उसमें 130 से 150 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामप्रिया एक ऐसा नस्ल है जिसमें अंडा उत्पादन क्षमता अधिक है। यह देखने में बिल्कुल ही देहाती मुर्गियों की तरह दिखती हैं और इनमें बढ़ने की क्षमता अच्छी है। यह तेज़ गति से बढ़ती हैं, ये थोड़ी हल्की होती हैं और इनमें अंडा की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी बेहतर होता है। इनके अंडे का जो वज़न होता है वह तकरीबन 50 से 55 ग्राम की होती हैं और 6 महीना उम्र प्राप्त करने के बाद अंडा उत्पादन बहुत बढ़िया प्राप्त होगा किसानों को। और न केवल अंडा बल्कि हम इन्हें भी मांस उत्पादन के लिए बाज़ार में बेच सकते हैं और आपको 160 से 180 अंडा तक भी उसका रिकॉर्ड है। जो किसान अच्छे प्रकार से, अच्छे प्रबंधन में ग्रामप्रिया मुर्गियों का पालन करते हैं, उनका बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कम समय में अच्छी आय लेने के लिए कई तरह की सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन इन सब्जियों में एक मुख्य समस्या सूत्रकृमियों की देखी जा रही है। यदि समय पर इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका प्रकोप बढ़ता चला जाता है। तो किसान भाइयों, आप समय रहते सूत्रकृमियों का नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर प्रहलाद पारिक से। किसानों को हम बताना चाहते हैं कि आज अमूमन हम देख रहे हैं कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से और खादों के प्रयोग से अमूमन हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक समस्याएं होती जा रही है जड़ गांठ सूत्रकृमि रोगों की। आज हम देखते हैं कि बाज़ार में निमेटोड्स की, टमाटर, मिर्च और जितनी भी फसलें हैं जिनके अंदर सूत्रकृमि की बीमारी आती है, उसकी बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे किसानों के बीच में। जड़ गांठ सूत्रकृमि रोग, ये रोग मिलोडोगाइन जाति की सूत्रकृमि से होता है। इनको गांठ सूत्रकृमि या गोल कृमि के नाम से भी जाना जाता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें नग्न नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। जड़गांठ सूत्रकृमि की पहचान के लक्षण। ये सूत्रकृमि प्राथमिक तथा द्वितीयक जोड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी तथा अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है। इससे गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव के साथ उत्पादन भी कम हो जाता है। मृदा में पोषक तत्व एवं पानी की उपलब्धता होते हुए भी जड़ों द्वारा पौधे इन्हें पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जड़ें फूली हुई प्रतीत होती हैं तथा जड़ों पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। पौधे कमजोर, बौने, पीले हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों में उकठा फफूंदी रोग शीघ्र लग जाता है, जिसके लिए हम आज आपको बताना चाहते हैं कि बाज़ार के अंदर बहुत से कीटनाशक और रासायनिक के अंदर सूत्रकृमि के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं किसानों को, जिनसे काफ़ी हद तक निजात नहीं मिलता है।
तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं बायोनीमाटोन से आप पॉली हाउस के अंदर और अमूमन ओपन फील्ड के अंदर टमाटर, मिर्च है और जितनी भी सब्जियों वाली फसलें हैं, इन फसलों के अंदर सूत्रकृमि की बहुत ज़्यादा बीमारी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए पहले किसान भाइयों को जैसे ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो उनको नीम की खली है या जो भी है कुसुम की खली है और ये करुंज की खली है और ये जितने भी ऑर्गेनिक खाद है, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमें आज नीम की खली है, करंज की खली का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं सिम्बियान वैम प्लस वेसिकुलर माइक्रो राजा जनित खाद आता है, जिसको आप ज़मीन में डालते हैं तो मिट्टी की संरचना और भूमि की संरचना में सुधार होता है, पौधे की प्रारंभिक और द्वितीय जड़ों का विकास होता है, ज़मीन के अंदर पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है, पौधे के अंदर ज़मीन में जितने भी पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म तत्व पड़े हैं जो पौधा ले नहीं पाता है, जैसे आपका मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, ये सूक्ष्म तत्वों को पौधे को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है। इसकी आप मात्रा 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं और इससे आप गुड़ में और बीज उपचार भी कर सकते हैं। जड़गांठ सूत्रकृमि का नियंत्रण करने के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करें, उचित फसल चक्र अपनाएं और निमाटोड प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुआई करें। पौधशाला की मिट्टी को कार्बोफुरान 0.3 ग्राम AI प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि साथ उपचारित करें या खेत में ट्राइकोडर्मा 1 किलो को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पूर्व खेत में बिखेर दें। कि इसी तरह जैसे सूत्रकृमि की बीमारी को रोकने के लिए बायोनीमाटोन का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस नीमाटोड्स की सूत्रकृमि की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सभी किसान भाई 2 से 4 लीटर प्रति एकड़ दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपको निजात मिलेगा सूत्रकृमि बीमारी के लिए। बायोनीमाटोन का प्रयोग करने से आपकी जो जड़ों के अंदर जो इसके निमेटोड्स होते हैं, जो क्यूटिकल्स बनाते हैं, उनके अंदर ये निमाटोन काफ़ी कारगर सिद्ध प्रोडक्ट है। इससे हम काफ़ी निजात तक निमेटोड्स की सूत्रकृमि बीमारी को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। शुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, गांव बमोरी, जिला भरतपुर के बसंत लाल ने, आपने बरसात के मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो है वर्षा ऋतु का समय है और वर्षा ऋतु का समय मधुमक्खी पालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और देखरेख करने वाला समय होता है। तो इस ऋतु में हम किस प्रकार से अपने मधुमक्खी पालन को बढ़ाएं और किस प्रकार से हम अधिक से अधिक लाभ लें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है जो वर्षा ऋतु में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम ध्यान दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आपने इस समय मधु बक्सों के रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही की तो मधुमक्खियां बॉक्स छोड़कर भागने लगेंगी तथा आपको कम शहद की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने मधु बक्सों का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। तो इसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब बरसात का जो समय होता है तो जब हम मधुमक्खी की जो हमारा मोनालय होता है, जो मधुमक्खी की हमारी जो कॉलोनियाँ होती हैं, उनको हम किस प्रकार से अरेंज करें, किस प्रकार से हम रखें, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो जैसे बारिश का समय है तो जो हमारा जो चयन होता है, जहाँ हम जो साइड सिलेक्शन होता है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो स्थान जो है साफ़ सुथरा हो और जो है थोड़ा सा वो स्थान ऐसा हो जिसमें पानी वगैरह ना भरे। क्योंकि अगर जो है स्थान नीचा है और अगर वहाँ पर पानी जमा होता है तो वो जो पानी है वो मधुमक्खी की जो हमारी पेटियाँ हैं उनमें अंदर जा सकता है और उससे हमारी जो है मधुमक्खियों को नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो बारिश का जो पानी है या जो जब बरसात होती है तो उसकी बौछारें जो है मधुमक्खी की पेटी में डायरेक्ट जो है अंदर नहीं जाना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मधुमक्खी की पेटी में डायरेक्ट जो है बरसात की जो पानी है या बौछारें अंदर जाएगी तो उसमें नमी अधिक होगी और उससे कई प्रकार की समस्याएं मधुमक्खी के सामने आएंगी। तो हमें जो है मधुमक्खी की जो पेटियाँ हैं उनको इस प्रकार रखना चाहिए कि उसमें जो है पानी की जो बरसात का जो पानी है वो उसमें प्रवेश न कर पाए। इसके लिए जो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारी मधुमक्खी की जो पेटियां हैं उनका जो प्रवेश करने का जो द्वार होता है
वो हिस्सा थोड़ा नीचा करके और पीछे की तरफ से उसको उठा के रखना चाहिए, जिससे कि अगर बौछार का पानी उसमें जा रहा है तो वो पानी वापस जो है बाहर निकल जाए। ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो मधुमक्खी की जो पेटियाँ हैं या जो हमारे बॉक्स हैं उसमें किसी प्रकार की गंदगी न रहे, क्योंकि अगर इस समय जैसे अगर उसमें गंदगी होती है और आर्द्रता ज़्यादा है तो उसमें जो रखा हुआ जो शहद है और जो उसमें जो पराग है उसमें जो है सड़न पैदा हो सकती है और इससे कई प्रकार की समस्याएं या बीमारियां जो है उस मधुमक्खी कॉलोनी में हो सकती हैं। तो हमें समय समय पर हमें मधुमक्खी की पेटियों की निगरानी करते हुए और हर 15 दिन के अंतराल पर जो हमारी मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं उनकी साफ़ सफाई करना चाहिए। उसमें जिसमें उसका जो तलपट है उसको बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहेगी तो आगे बीमारी फैलने की जो संभावना है वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। मौन पालक भाइयों, इस समय फूलों की उपलब्धता कम होने के कारण मधुमक्खियों को पराग एकत्रित करने में परेशानी होती है, इसलिए मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। तो आप किस तरह से दें मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार, आइए जानते हैं। दूसरा, हमें ये भी आवश्यकता अनुसार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर बरसात के मौसम में अगर भोजन की अगर कमी है तो हमें जो है जो कृत्रिम भोजन है वो भी उपलब्ध कराना चाहिए। उसके लिए हम जो है शक्कर की चाशनी का घोल बनाकर हम मधुमक्खी की पेटियों में आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इसका जो अनुपात है 1/10 होना चाहिए, 1 भाग चीनी और 10 भाग पानी। इसको हम बनाकर गिलासों में रख दें और उसके अंदर जो लकड़ी के टुकड़े डाल दें, जिससे उस पर बैठकर मधुमक्खी जो है अपना भोजन ले सके, जिससे कि उसकी जो है उधर पूर्ति हो सके और साथ ही साथ जो ब्रूड डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भी हमारा जो है अनुकूल चलता रहे। साथ ही साथ जो है पूरक पराग की व्यवस्था करके हम अपनी मधुमक्खी की कॉलोनियों को हम जो है उनको शक्तिशाली बना सकते हैं और उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। कि जो बरसात के सीजन में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं मधुमक्खी की पालन में आती हैं, जैसे कि जो दूषित भोजन होता है या दूषित पानी होता है उससे कुछ बीमारियां इस समय हो जाती हैं। जैसे इसमें आपका जो है नौशीमा है, तो जो नौशीमा जो बीमारी है इस बीमारी के लिए हम ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो दूषित जो भोजन है या दूषित पानी है ये वहाँ पर ना हो। इसके लिए हमें जो है स्वच्छ पानी की व्यवस्था पेटियों के पास में या पेटी के अंदर हमें करना चाहिए, जिससे कि जो दूषित जो भोजन है वो या दूषित जो पानी है उसके माध्यम से ये बीमारी उसमें ना हो। मौन पालक भाइयों, बरसात के समय कुछ कीटों द्वारा भी मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसके कारण मधु बक्सों में मधुमक्खियों की कमी हो जाती है और शहद उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप इन कीटों से मधुमक्खियों को कैसे बचाएं? आइए जानते हैं कि बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा जो परेशानी पैदा करता है वो होता है चींटा। क्योंकि ये जो चींटे जो होते हैं वो जो हमारी मधुमक्खी की पेटियां जो रखी हुई हैं उनमें जो है चढ़ते हैं और जो वहाँ अंदर जाकर जो मधुरस होता है उसको जो है नुकसान पहुँचाते हैं। साथ ही साथ जो ब्रूड है उसको भी क्षति करते हैं। तो ये इस सीज़न में निरंतर हमें निगरानी रखना चाहिए चींटों की, और चींटे हमारी मधुमक्खी की कॉलोनी के पास नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम जो है जो हमारे जो जैसे जहाँ से चींटे पैदा हो रहे हैं या जो चींटों के आवागमन का जो मार्ग है वहाँ पर हम कीटनाशक दवा का उपयोग करके हम जो है उनकी रोकथाम कर सकते हैं। अगर ये चींटे मधुमक्खी की पेटियों में हो रहे हैं तो उन मधुमक्खी की पेटियों की हम साफ़ सफाई करें और इन चींटों को जो है हम अपनी कॉलोनी से दूर करें। जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनसे मेरा यही जो है आग्रह है कि मौसम को देखते हुए हमें उसका प्रबंधन करना अति आवश्यक। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।